हो गया डेटा से। हाँ डेटा ठीक चल रहा है ना, मोबाइल से ठीक चल रहा है। अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। ठीक है। चलो करे हो कल का सवाल कितना है? करेगा वो तो, उतना तो हम ही करे थे। तुम क्या करे हो? हाँ दो डेल्टा को अलग अलग पकड़ना। मैंने सर पटाखा फोड़ दिया। आया? हाँ सर, उसमें सर क्या डेल्टा वन डेल्टा टू निकाल दिया ना? अब डेल्टा वन डेल्टा टू से रिलेशन देखना है, इसका क्या आएगा मतलब। हाँ तुम्हें निकालना है इसका रिलेशन। डेल्टा वन और डेल्टा टू किसका रिलेशन? के वन और के टू के लिए आया। तो हाउ दिस डेल्टा वन डेल्टा टू इज रिलेटेड टू डेल्टा, यहाँ से वो यहाँ पे पुट करेंगे। बोलो। सर ये हो गया क्या? तो उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं हो। नहीं हो पा रहा ना? अब दर्द समझ में आया? हाँ सर। कितना m/4 के टू, बस के टू ही आएगा। चलो देखते हैं, समझो। देखो ध्यान दो इधर, बातें नहीं करो अब, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। एक इस तरीके का प्रॉब्लम करे थे या हैंग करवाए थे, ठीक है। ये मास m था। इस केस में अगर ये डेल्टा से रिप्लेस होगा तो इधर भी एक्सटेंशन कितने से होगा? डेल्टा से होगा। ये जो केस था इसमें डेल्टा जितना एलोंगेशन स्प्रिंग में हो रहा था, अगर फोर्स निकालते तो k डेल्टा मल्टीप्लाई करते, वही एक्सटेंशन यहाँ भी हो रहा था। इसलिए जब हमारा फॉर्मूला जो था ओमेगा को, उसमें क्या दिखा था? g बाई डेल्टा की जगह हम क्या पुट कर रहे थे? सीधे k डेल्टा बराबर होता था mg के। सो डेल्टा हमने पुट करा था mg बाई के, पुट करा था, यहाँ पे रिलेशन आया था। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, इस तरीके कुछ, अब इसमें सोचो कि अगर इसमें डेल्टा वन का एलोंगेशन हो रहा है, यहाँ पे अगर जो एलोंगेशन है वो कितने का है? डेल्टा वन का। तो यहाँ पे कितने का एलोंगेशन होगा? टू डेल्टा वन का। यहाँ टू डेल्टा वन का होगा एंड दिस विल बी योर डेल्टा। सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? जैसे अगर ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पुली है, ये कितने से नीचे आएगा? डेल्टा वन से। कब? जब इस स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा कितने का? डेल्टा वन का। तो आधा धागा इधर से खुलेगा और आधा धागा इधर से खुलेगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो इस ब्लॉक का होगा वो कितना होगा? टू डेल्टा वन होगा। और दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। जिस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होता है नेचुरल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उसको डेल्टा बोलते हैं। तो तुमको डेल्टा वन निकालना पड़ेगा। अगर डेल्टा वन तुमने निकाल लिया तो डेल्टा निकल जाएगा। अब डेल्टा वन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। इधर ऊपर फोर्स कितना लगता? के डेल्टा वन। नीचे फोर्स कितना लगता है? इधर mg और इधर भी mg। टेंशन है, सेम रस्सी में सेम टेंशन होगा तो इधर भी mg लगेगा और इधर भी mg लगेगा। सो k डेल्टा वन जो होगा इट विल बी हाउ मच? 2mg। सो डेल्टा वन कितना होगा? 2mg बाई k। और यहां से डेल्टा कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? डेल्टा है 2 डेल्टा वन, इट मींस 2 इंटू 2mg बाई के, मतलब कितना आएगा? 4mg बाई के। सो यहाँ से ओमेगा निकालोगे तो g बाई डेल्टा, डेल्टा की जगह क्या पुट करोगे? 4mg। के ऊपर चला जाएगा, जी कैंसिल, सो इट विल बी k बाई 4m। यानी ये जो पूरा सिस्टम है ये कितने से ऑसिलेट करेगा? ये जो पूरा सिस्टम है कितने से ऑसिलेट करेगा? विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रूट ओवर k बाई 4m। समझ में आ रही है बात? तो ये भी दोनों, ये जो दोनों थे ये बेसिक प्रॉब्लम थे। जो मैंने दिया था उसके बारे में सोचेंगे।
समझ में आया क्या कर रहे हैं? समझ में आया पक्का? चेहरे से तो नहीं लग रहा है। अरे बोल लो, झूठ क्यों बोल रहे हो? मास्टर इतना फ्रंट बेंच के बैठ के आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर समझ में। देखो नहीं समझ में आना ऐसा नहीं कि पाप कर दिए तुम, नहीं अभी पापी नहीं बने हो, अभी टाइम है बहुत ज्यादा पापी बनने में। बोल सकते हो कि नहीं समझ में आया। ये वाला समझ में आया था? आया था? ये नहीं आया? अरे बोल लो कुछ, कितना नहीं आया ना? चलो इसमें देखो, ये अगर इसको हैंग करवाओगे तो इस स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। क्यों एलोंगेशन होगा? क्योंकि सिस्टम को बैलेंस करना है। तो इसमें जो एलोंगेशन होगा ना वही डेल्टा वन। अब डेल्टा वन मान लो ये स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ कितने का, डेल्टा वन का, तो ये पूरा पुली जो है ये कितने से नीचे आएगा, डेल्टा वन से। जब डेल्टा वन से पुली नीचे आएगा ना तो इधर धागा खुलेगा डेल्टा एक्स, डेल्टा का। जैसे ये पुली अब शिफ्ट होके यहाँ आ गया तो देखो इधर कुछ पोर्शन खुल रहा है और इधर कुछ पोर्शन खुल रहा है, ये दोनों खुल करके किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे। तो इसलिए क्या लिखा हुआ कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वन। अब डेल्टा वन निकालने के क्या लिखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना है, एफबीडी ऑफ पुली। पुली का जब एफबीडी बनाया तो हमें क्या पता चला कि ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, के इंटू एलोंगेशन, एलोंगेशन जो स्प्रिंग में हुआ है। नीचे ये दो दो mg क्यों लिख रहा है, क्योंकि अगर नॉर्मल इसको ड्रॉ करते तो ऊपर के एक्स करते, के डेल्टा वन करते, नीचे करते टी और इधर भी करते टेंशन टी। लेकिन अगर टेंशन टी देखोगे तो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। इसलिए मैंने सीधे क्या लिख दिया, mg लिख दिया। अब यहाँ से के, ये जो फोर्स है और ये जो नीचे फोर्स है ये दोनों बराबर होनी है, डेल्टा वन निकला, इधर से डेल्टा। दूसरा वाला क्वेश्चन ट्राई करो जो कल का क्वेश्चन था। हटा दे इसको। क्या हुआ? डेल्टा वन कितना आया, mg k2 माइनस k1, mg प्लस k2। देखते हैं, चलो समझते हैं हम जो होमवर्क था तुम्हारा उसके बारे में। बातें नहीं करो, चलो समझो इसमें क्या होता है। तुम्हें डेल्टा निकालने के लिए ध्यान से देख लो क्या करा, डेल्टा कैलकुलेट करना। देखो जब एक स्प्रिंग का ये K1 था और ये K2 था, समझो इसमें क्या करना है। जब हम एक स्प्रिंग का एलोंगेशन चेक करते हैं ना तो दूसरे स्प्रिंग को नेग्लेक्ट करते हैं। जब भी इसके चलते एलोंगेशन चेक करोगे तो इसको क्या करोगे, इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे उस टाइम। मतलब अभी पूरा का पूरा किस पे ध्यान होगा, इस पे ध्यान होगा। अब समझो मान लिया कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा वन का, इसका डिस्प्लेसमेंट कितने का, इसमें जो एलोंगेशन है वो कितने का है, डेल्टा वन का। तो ये जो पुली है वो कितने से नीचे आएगा, डेल्टा वन से। तो पुली अगर नीचे डेल्टा वन से आएगा तो ये जो ब्लॉक है ये कितने से नीचे जाएगा, 2 डेल्टा वन से। अभी जस्ट एक प्रॉब्लम करें कि अगर ये ही बस होता, ये स्प्रिंग बस होता, तो ये इसमें अगर एलोंगेशन डेल्टा वन का होता तो ये पुली कितने से नीचे आता, डेल्टा वन से। मतलब इधर का डेल्टा वन धागा खुलता और इधर से भी डेल्टा वन धागा खुलता, और दोनों मिलकर के किससे को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया, इस वाले काम हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आप समझते हैं K2 के बारे में। K2 क्या कर रहा है, और जब K2 के बारे में देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, अब नेग्लेक्ट करेंगे। जब K1 देख रहे थे तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे, जब K2 देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। अब समझो क्या हो रहा है कि अगर ये बस धागा, नेग्लेक्ट करने का मतलब है ओनली धागा है, तो अगर K2 में एलोंगेशन होता x2 का, K2 में एलोंगेशन कितने का होता, डेल्टा टू का। K2 में एलोंगेशन होता डेल्टा टू का, तो इसमें कितने का, ये कितने से नीचे जाता, डेल्टा टू से ही नीचे जाता। यानी यहाँ जो डेल्टा होगा टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्लियर है?
जब भी बहुत सारे स्प्रिंग लगे होंगे ना और एक स्प्रिंग के चलते डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो क्या करेंगे, बाकी सारे स्प्रिंग को भूल जाएंगे। जैसा भाई इसके चलते कैलकुलेट कर रहा है, मान लिया कि इसमें एलोंगेशन कितने का हुआ, डेल्टा 1 का, तो इस डेल्टा 1 के चलते ये ब्लॉक कितने से डिस्प्लेस होगा, 2 डेल्टा 1 से। फिर इसको भूल जाएंगे, इसके पास चलेंगे, अगर इसमें एलोंगेशन होता डेल्टा 2 का तो ये कितने से मूव करता, डेल्टा 2 से ही मूव करता। इसलिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी 2 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब तुम्हारा काम क्या है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैलकुलेट करना। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैलकुलेट करने के लिए अगेन तुमको क्या करना पड़ेगा, इधर लग रहा है K1 डेल्टा 1, इधर क्या लगेगा, इधर टेंशन T और इधर टेंशन T, और T जो होगा वो mg के बराबर होगा। दूसरा यहाँ पे जो टेंशन है T वो बराबर किसके होगा, नीचे जो फोर्स लग रहा है K2 डेल्टा 2 उसके बराबर, और T अगेन किसके बराबर है, mg के बराबर। समझ में आ रहा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे नीचे नीचे टेंशन थी, इधर भी टेंशन थी, ऊपर कितना लगेगा K1 डेल्टा 1, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, डेल्टा 1 का, ऊपर फोर्स लग रहा है। अब इसकी बात करोगे, इस पे क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन T लगेगा, जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इधर T, और इस T को बैलेंस कौन करेगा, K2 डेल्टा 2। तो यहाँ से क्या आएगा, अब तुमको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आ जाएगा। सो K1 डेल्टा 1 कितने के बराबर होगा, 2 mg के बराबर। सो डेल्टा 1 विल बी 2 mg by K1। अब कैलकुलेट कर लो, K2 डेल्टा 2 जो होगा इट विल बी हाउ मच, mg। सो डेल्टा 2 विल बी mg by K2। अब यहां से क्या करना होता है, डेल्टा कैलकुलेट करना होता है, डेल्टा विल बी हाउ मच, 2 into 2 mg divided by K1 plus mg by K2। So omega will be how much, root over g by delta। डेल्टा की जगह क्या पुट करोगे, mg कॉमन कर सकते हो, सो इट विल बी 4 by K1 प्लस 1 by K1, सिंप्लीफाई करोगे जी जी चला जाएगा। सो ओमेगा विल बी, सॉरी यहाँ K2, ओमेगा विल बी रूट ओवर K1 K2 डिवाइडेड बाई m इंटू 4 K2 प्लस K1। किसी का आया था ये, तो अब यहाँ पे कितने भी स्प्रिंग लगा दे, 5 6 10 15 कुछ भी लगा दे, जो मेथड है तुम्हारा यही है, पहले एक स्प्रिंग के चलते एलोंगेशन देखेंगे, उस एलोंगेशन का डेल्टा पे कितना इफेक्ट होगा वो लिखेंगे, फिर दूसरे स्प्रिंग के पास जाएंगे, तो जब दूसरे स्प्रिंग के जाएंगे तो बाकी सारे को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। पर इस स्प्रिंग में अगर एलोंगेशन हो रहा है डेल्टा 2 का, तो इसका इफेक्ट कितना दिखेगा इसके डिस्प्लेसमेंट में या इसके मोशन में, वो लिखेंगे। सो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, अगर बहुत सारी चीजें है तो सबका कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, तो यहाँ लिख देंगे। सर आपने वो जो K1 डेल्टा 1 इसके 2 mg लिखा, वहां पे mg plus K2 डेल्टा 2 क्यों नहीं लिखा, कहाँ कहाँ K1 डेल्टा 1 कहाँ K1 डेल्टा 1, वो सर ऊपर, ये वाला, हाँ हाँ तो इसमें क्या नहीं लिखा, mg plus K2 डेल्टा 2। अरे तो दोनों की वैल्यू बराबर ही है ना यार, ये चीज इसके बराबर है तो फिर रिप्लेस होके उसी के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अरे mg K2 डेल्टा 2 के बराबर ये है, ऐसा बोल रहा हो ना, अरे तो ये वाला टर्म mg के तो बराबर है, ये वही करा था इसलिए तक 2 के एक्स्ट्रा आ रहा था। तो मुश्किल में पढ़ना तुम्हारा काम है, तो हम क्या ही कर सकते हैं, सब चीजों को कम्प्लेक्स करके सोचना। वैसा करेंगे तो 4 नहीं आएगा, वैसे करोगे तो फिर कैलकुलेशन ही नहीं होगा, 4 क्यों नहीं आएगा, फिर कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है ना, कि उसको और उलझा के रखोगे, कोशिश करना होता है डेल्टा जो है ना तुम्हारा डेल्टा, इसको mg के फॉर्म में कन्वर्ट करना, डेल्टा जो भी होता है mg के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब जी कैंसिल आउट होगा ना, फिर उसको K2 डेल्टा 2 को फंसा के ही रखोगे तो कैसे सॉल्व होगा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी दिमाग लगेगा कि इसकी जगह यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से डेल्टा 2 तो साफ साफ दिख ही रहा है।
और अगर तुम इस तरीके का भी लिखे हुए ना तो भी रिजल्ट यही आएगा। अब तुम क्या कर रहे हो, देखो तुमने लिख देता ये वाला चीज लिखते हैं mg प्लस k2 डेल्टा 2 लिखते हैं, और दूसरा रिलेशन क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, ऐसा ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ से डेल्टा 2 कितना आता है mg बाई, अब तुमको डेल्टा 1 निकालना है तो क्या करोगे, k डेल्टा 1 mg। अब ज्यादा दिमाग लगाते तो k2 mg बाई k2 करते हैं ऐसे कि डेल्टा 2 का वैल्यू पुट करके निकालेंगे, तो फिर ये कैंसिल आउट होकर कितना आता है। तो वही कर रहे हो, सीधा कान पकड़ो या उल्टा पकड़ो, तुम पता ना क्या सोच रहे हो गया। तो ये एक तरीका है, जब स्प्रिंग पुली वाला ऐसे सिस्टम देगा, एक मास एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गए। देखो यहाँ पे कितना मास है, सिंगल मास है, तो सिंगल मास होगा और बहुत सारे स्प्रिंग कनेक्ट करके देंगे, पुली का अरेंजमेंट होगा। तो सवाल सॉल्व करने के लिए अगर तुमसे पूछेगा ओमेगा की वैल्यू बताओ या टाइम पीरियड बताओ या फिर फ्रीक्वेंसी बताओ, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू जी बाई डेल्टा। और एक बार ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड पूछ ले या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ ले, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हटा दे इसको। स्प्रिंग का मास दिया तो क्या करोगे, चलो वो भी लिख लो अगर स्प्रिंग का मास दिया है तो। देखना, इफ मास ऑफ स्प्रिंग is given, if mass of a spring is given, अब तक जो हम सॉल्व कर रहे थे कैसे सॉल्व कर रहे थे, स्प्रिंग को कैसा कंसीडर कर रहे थे, मासलेस। लेकिन अगर इसके पास मास m आ गया और इसका मास कितना था, कैपिटल M, क्या नहीं होगा, कौन सा नहीं दिख रहा, ये इतना पास बैठ के तुमको नहीं दिख रहा है। हाँ तो वो थोड़ा मुंडी ऊपर नीचे करके देखो, दिख जाएगा। इफ मास ऑफ स्प्रिंग इज गिवन, अगर मास दिया हुआ तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में अगर साफ साफ लिखा रहेगा तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखो अगर मास नहीं होता तो ओमेगा कितना होता था, अरे इस उस फॉर्म में नहीं, के बाई एम। अब जब मास दे देगा ना तो छोटा सा चेंज होता है, इसको कर देते हैं m बाई 3। ओमेगा जो होगा वो कितना हो जाएगा, जो पहले टर्म था वो था ही, इसमें स्प्रिंग का मास जुड़ जाता है कितना, m बाई 3 करके। फॉर्मूला याद रखना। सेम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर स्प्रिंग में मास आ गया तो फिर क्या करेंगे, उसमें जो ब्लॉक का मास है प्लस m बाई 3, m किसका मास है, स्प्रिंग का मास है, वो ऐड कर देंगे, फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। हो गया, हटा दे इसको। चलो नेक्स्ट लिखो सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, और अगर नाम ही सिंपल है तो होगा भी सिंपल। क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा और इस स्ट्रिंग में एक बॉब लगा होगा जिसका मास कितना, कौन लोटा लेके आ गया, अरे m और l, देखो लेंथ दिया रहेगा और इसका मास दिया हुआ। इसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, ओसिलेट करेगा। कैसा ओसिलेशन होगा, सर्कुलर आर्क पे, यहाँ पे जो भी ओसिलेशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर आर्क पे होगा। और सर्कुलर आर्क पे जो एसएचएम होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम। और एंगुलर एसएचएम के लिए क्या जरूरी है, टॉर्क। मतलब ये जो है, हाँ ये इस लाइन पे मूव करेगा, इस लाइन पे मूव करेगा, यहां से यहां तक।
ठीक है। अगर बीच में कहीं भी इसको देखते हो, बीच में कहीं भी हमने क्या करा, इसका एनालिसिस करने का सोचा, बीच में हम क्या चाहते हैं, इसको कहीं पकड़ करके देखे कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। तो मान लो किसी थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। अगेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के कितने मेथड है, फोर्स मेथड, और वो फोर्स मेथड किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्क मेथड में। जो फोर्स मेथड उधर यूज कर रहे थे, इधर किस में चेंज हो जाएगा, टॉर्क मेथड में। तो यहाँ पे जो टॉर्क मेथड है वो सिंपल होता है, यहाँ पे टॉर्क मेथड से कैलकुलेट करना क्या होगा, सिंपल होगा। क्यों सिंपल होगा, वही एमजीएच में ये वाला कंपोनेंट दिखेगा ना, आसान वो भी होता है, लेकिन पहले टॉर्क मेथड से इसको समझ लेंगे, फिर एनर्जी मेथड से समझेंगे, लेकिन लिखना नहीं है, बस मैं समझा दूंगा कैसे करना होता है। तो देखो हमने क्या करा, जैसे पिछले वाले केस में क्या कर रहा था ना, बॉडी को इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस कर रहे थे, बॉडी को क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्प्लेस कर रहे थे, और उस पर लगने वाला फोर्स क्या कर रहे थे, लिख दे रहे थे कि अगर फोर्स कितना आ रहा था, माइनस के एक्स, और इसके बाद की चीजें सबको पता है। अब सेम चीज यहाँ भी होगा, लेकिन फोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, टॉर्क से। और टॉर्क जो लगेगा, समझना यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये जो बॉब है, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा, ठीक है। इस एमजी के दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ, कौन सा कंपोनेंट, एमजी साइन या एमजी कॉस, कॉस थीटा, इधर को, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। और इधर अगर देखोगे तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एमजी, वो मैं लिख दे रहा हूं, मान लो ये कितना है, एफ से लिख रहा हूं, एफ डैश से। सो एफ डैश की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, एमजी साइन थीटा। अब ये जो फोर्स कंपोनेंट है एफ डबल डैश, क्या ये टॉर्क क्रिएट कर पाएगा इस पॉइंट के अबाउट, एफ डबल डैश, एफ डबल डैश इस लाइन से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या ये टॉर्क क्रिएट कर पाएगा, नहीं क्रिएट करेगा। टॉर्क क्रिएट कौन करेगा, एफ डैश। एफ डैश जो है इस पॉइंट ओ के अबाउट क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा। तो वो जो टॉर्क है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसके चलते जो टॉर्क क्रिएट कौन से डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुमने डिस्प्लेसमेंट किधर दिया था, तो रिस्टोरिंग नेचर है, डिस्प्लेसमेंट तुम कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज में, जो टॉर्क आ रहा है इस एमजी के चलते वो किधर आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी जो टॉर्क यहाँ पे आएगा वो कैसा टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, एंड दैट टॉर्क विल बी माइनस ऑफ आई, क्या लिखते हैं, अल्फा, या अगर थीटा के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सी थीटा। टॉर्क जो होता है, जैसे फोर्स उधर क्या लिखे थे, माइनस ऑफ के एक्स, के किससे रिप्लेस होगा, एक्स किससे रिप्लेस होगा, माइनस साइन क्यों आ रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क। और इस टॉर्क की जो वैल्यू होगी, इट विल बी एम जी साइन थीटा इंटू लेंथ होगा। देखो ये जो है ये परपेंडिकुलर, ये जो टेंजेंट है और रेडियस एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और कभी भी टॉर्क जब हम निकालते हैं तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो चाहिए, कैसा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर। सो यहां से तुम्हें क्या दिखेगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है ना, तुम्हें कंपैरिजन करना होता है कि सी जो है वो एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे हमारा बेसिकली जो काम क्या होता है, क्योंकि टॉर्क अगर देखो इस इक्वेशन को, ये तुम्हारा गवर्निंग इक्वेशन है, ये क्या है तुम्हारा गवर्निंग इक्वेशन, जिसमें अगर तुमने सी पता कर लिया तो सी क्या होता है तुम्हारा, जैसे इस फॉर्म को, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, और अल्फा क्या होगा, माइनस सी थीटा के बराबर। सो अल्फा जो होगा इट विल बी सी बाई आई थीटा, और ये जो सी बाई आई है यही क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा काम क्या होता है कि अल्फा के इसको अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाई आई थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये जो भी इक्वेशन आया है, जो भी इक्वेशन आया है, टॉर्क जो होगा वो कितने के बराबर है, एम जी साइन थीटा इंटू एल के बराबर लिख सकते हैं। और टॉर्क जो है, टॉर्क जो होगा क्या लिखोगे, अब देखो थीटा के रेस्पेक्ट में, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा जो होगा वो कितने के बराबर होगा,
साइन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। ये एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखेंगे कि जब भी थीटा स्मॉल होता है, थीटा बहुत ही छोटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर होगी। अब देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि अगर थीटा छोटा होगा ना, थीटा छोटा होगा तभी ये एसएचएम को जस्टिफाई करेगा। अगर तुमने लार्ज डिस्प्लेसमेंट कर दिया, जैसे तुमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया 60 डिग्री का और उसको छोड़ दिया, तो वो ओसिलेट करेगा लेकिन वो एसएचएम नहीं देगा। अगर 60 डिग्री जाकर के छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन मिलेगा ना उसमें साइन थीटा फंसा रह जाएगा। अगर साइन थीटा फंसा रह गया तो अल्फा विल कम एज समथिंग माइनस ऑफ सी साइन थीटा, ना कि थीटा। अल्फा में क्या चाहिए, अल्फा चाहिए सी बाई आई इंटू थीटा के बराबर, तब इसको क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं। और अगर थीटा छोटा नहीं होगा तो इस साइन को थीटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और अगर साइन को थीटा के फॉर्म में नहीं लिखोगे जो तुम्हारा इक्वेशन आएगा क्या आएगा, और ये जो इक्वेशन है ये क्या एसएचएम को जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, इस तरीके का अगर डिस्प्लेसमेंट करोगे तो दिस विल शो व्हाट, एसएचएम। और अगर तुमने यहाँ 30 डिग्री से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वहां पे ओसिलेशन होगा, उसको एसएचएम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तभी ये क्या होगा, एसएचएम करेगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। और साथ ही साथ टॉर्क जो होगा उसका थोड़ा ध्यान देंगे कि टॉर्क जो होगा, सो टॉर्क विल बी माइनस ऑफ, माइनस क्यों लगा रहे हैं, एम जी एल इंटू थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस क्यों, यहां भी माइनस लगा सकते हो क्योंकि टॉर्क का नेचर क्या है, रीस्टोरिंग है। टॉर्क को कितना लिख सकते हो, माइनस ऑफ एम जी एल थीटा। और टॉर्क होता किसके बराबर है, आई इंटू अल्फा के बराबर, सो इट विल बी एम जी एल इंटू थीटा। अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस एम जी एल बाई आई थीटा के बराबर। अब इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, इस गिवन इक्वेशन से या इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हो तो सी की जगह क्या है, कंपेयरिंग इट विथ अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, वी हैव सॉरी अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी बाई आई थीटा। सो वी हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर, क्योंकि इसी टर्म को क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या होगा, एम जी एल बाई आई, ये तुम्हारा ओमेगा एम जी एल बाई आई। और इसमें एक छोटा सा चेंज कर देंगे, जहां जहां जी है उसको जी इफेक्टिव कर देंगे, क्योंकि जी क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्यों लिख रहे हैं अभी समझा देंगे। जैसे वहां पे के इफेक्टिव लिखे थे ना, वैसे ही यहाँ हर जगह क्या होगा, जी इफेक्टिव होगा। सो ओमेगा जो आएगा कितना होगा, एम जी एल डिवाइडेड बाई आई। आई किस पॉइंट के अबाउट, आई कौन से पॉइंट के अबाउट लेंगे, ओ के अबाउट लेंगे, क्योंकि जो भी रोटेशन हो रहा है, जो भी रोटेशन मोशन हो रहा है किसके अबाउट हो रहा है, ओ के अबाउट हो रहा है। ओ इज योर हिंज पॉइंट। तो अगर ओ के अबाउट बोला जाए इस मास का, आई बताओ तो कितना होगा, कितना होगा, वेयर फॉर सिंपल पेंडुलम आई जो होगा इट विल बी एम एल स्क्वायर। आई कितना होगा, एम एल स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि ये मास है जो इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है, कॉन्सेंट्रेटेड मास है जो इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एल डिस्टेंस पे है। तो अब पुट कर दो, सो ओमेगा विल बी एम जी इफेक्टिव इंटू एल डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, जी इफेक्टिव बाई एल। और अगर एक बार ओमेगा आ गया तो फिर टाइम पीरियड निकाल सकते हो। और ले रहे हैं रुक जाओ, परेशान मत, बता रहे हैं।
अब देखो यहाँ पे जो ओमेगा आ रहा है वो मास पे डिपेंड करेगा, नहीं कर रहा। पिछले वाले केस में अगर हमने क्या करा था, स्प्रिंग पेंडुलम लिया था, तो वहां पे मास पे डिपेंड कर रहा था, के पे डिपेंड कर रहा था, जी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है किसके चलते प्रोड्यूस हो रहा है, एमजी के चलते। तो अगर टॉर्क रिस्टोरिंग है जो हो रहा है वो किसके चलते आ रहा है, एमजी के चलते आ रहा है, तो जी का इफेक्ट दिखेगा। इसलिए पिछले वाले केस में रिस्टोरिंग टॉर्क किसके चलते आ रहा था, के चलते आ रहा था, इसलिए इक्वेशन में के दिख रहा था। और यहाँ मास भी नहीं दिख रहा, बस लेंथ और जी इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा ओमेगा। हाँ, ये जो मास है जी का कंपोनेंट नहीं लेते, अभी बताएंगे ना, रुक जाओ थोड़ा सा सब्र रखो, जी इफेक्टिव क्या है। एम जो है, एम कुछ भी रखो, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा कितना होगा और कहाँ पे ओसिलेशन करवा रहे हो, ठीक है ना। जैसे कोई सरफेस पे ओसिलेशन करवा रहे हो तो उसके लिए जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8। कोई अगर आर इक्वल्स टू 32 या एच इक्वल्स टू 3200 किलोमीटर ऊपर जाके ओसिलेशन करवा रहा है, मतलब जो भी तुम्हारा ये पेंडुलम है ये कहा लेके चलेगा, इतना ऊपर लेके चलेगा, तो वहां पे जी की जो वैल्यू होगी वो 9.8 लेंगे या कुछ और लेंगे, और कुछ और लेंगे। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिस पॉइंट पे तुम ओसिलेशन करवा रहे हो वहां का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। जैसे अगर गड्ढा करके जमीन के अंदर चले गए तो जी चेंज हो जाएगा वहां पे, या फिर लिफ्ट में बैठे हुए हो तुम और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तो वहां पे क्या टर्म आएगा, जी इफेक्टिव का ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। दोनों केस में जो जी इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, वेरी करेगा। आ रही बात समझ में, या कार में चल रहे हो, कार अगर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू वहां पर भी अलग अलग होगी। आ रही बात समझ में, चलो तो लिख लो जहां जी इफेक्टिव है क्या, नोट में लिखेंगे। नोट में पहला पॉइंट लिख लो, नोट में लिखना फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तीनों सेम ही चीज है। ऑफ a simple pendulum is independent of its mass. A simple pendulum is independent of its mass. मास पे डिपेंड नहीं करेगा, is independent of its mass। ठीक है, जो फॉर्मूला में दिख रहा है किस पे जी और एल पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 में, वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव के लिए अलग अलग केस देखेंगे। केस 1, एट हाइट h, h फ्रॉम ग्राउंड, अगर हाइट h ऊपर चले गए ग्राउंड से तो जी इफेक्टिव कैसे निकाल देते, हाँ अगर लेस देन होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, जी इफेक्टिव जो होगा तुम्हारा इट विल बी जी इंटू 1 - 2 डेल्टा एच बाई आर ई। ये कब यूज करेंगे, एच इज वेरी वेरी स्मॉल, और नहीं तो एक जो इसका हमेशा यूज होने वाला फॉर्मूला था वो यूज करेंगे। ठीक है, वो याद है सबको, अच्छी बात है, बस आइडिया ले लो कि क्या करना। अब केस 2 जो होगा, अगर एट अ डेप्थ डी फ्रॉम ग्राउंड गया, ग्राउंड से कितना नीचे चलेगा, ग्राउंड से डी नीचे जाओगे तो क्या होगा। अब जो फॉर्मूला है उसके लिए तो एक ही फॉर्मूला है ना, उसके लिए तो अलग अलग फॉर्मूला है नहीं। सो जी इफेक्टिव जो होगा इट विल बी हाउ मच, जी इंटू 1 - एच नहीं डी बाई डी बाई आर ई। यहाँ पे डेल्टा जो मैंने लिखा है इसको एच भी लिख सकते हो, जितना हाइट ऊपर गया, 2 × h
डिवाइडेड बाई आर, ये होगा केस 3। केस 3 में अगर कोई सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम है तुम्हारा, लिफ्ट है तुम्हारा, ये जो लिफ्ट है इसमें अगर एक बॉब लगा हुआ, मतलब सिंपल पेंडुलम है, उसको हैंग करके रखा हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लिफ्ट ए से ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करता तो जी इफेक्टिव कितना होता, जी प्लस ए होगा। और अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ जाता तो जी इफेक्टिव कितना होगा, जी माइनस ए। ये सब कहाँ बताया हुआ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बताया है कि जी इफेक्टिव जब लिफ्ट ऊपर जाएगा, जब लिफ्ट नीचे जाएगा तो कितना पुट करेंगे। तो अगर किसी सिंपल पेंडुलम को हम नॉर्मल जगह पे रखे हुए हैं, मतलब लिफ्ट अगर रेस्ट में होता तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के बराबर होती, ठीक है। अगर लिफ्ट ए से ऊपर की तरफ एक्सीलेट हो रहा है तो जी इफेक्टिव जो फॉर्मूला में यूज करेंगे ना, जो ओमेगा वाला फॉर्मूला है, उसमें जी पुट करेंगे या जी प्लस ए पुट करेंगे, जी प्लस ए डिवाइडेड बाई लेंथ पुट करेंगे। आ रही बात समझ में। अब जिसको जी इफेक्टिव का वो पेट में दर्द हो रहा था, समझ में आ गया। हाँ, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। परेशान कब हुआ करो ना, जब क्लास खत्म हो जाए और उसके बाद कोई कंफ्यूजन रहे तो। क्लास के बाद कितना परसेंट कंफ्यूजन रहता है जो क्लास में चीजें पढ़ाई जाती है, 10%। हाँ 10%। ऐसे तो फिर अगर 10% नहीं रहेगा तो मेरा काम ही क्या बचेगा, फिर कल से आना ही बंद कर देंगे। हो गया। केस 4 भी लिख लो, एक और केस होगा। केस 4 में अभी क्या कर दिए, ये एक कार है, इस कार को ए से एक्सेलेरेट करवा रहे हैं। अब जो सिंपल पेंडुलम होगा उसका जी इफेक्टिव कितना होगा, बताओ। सिंपल पेंडुलम अगर ए से एक्सेलेरेट करवा रहे हो, इन दिस केस क्या होगा जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव इस केस में होगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर ये एक्सेलेशन देखोगे ना, ये एक्सेलेशन और जी में एंगल कितने का है, तो यहां से जी इफेक्टिव निकलेगा और कितना होगा वो स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। वही सोचना था कि अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो जी इफेक्टिव क्या पुट करेंगे। और अगर कार आगे की तरफ एक्सेलेरेट हो रहा है तो जो सिंपल सिंपल पेंडुलम है उसका, हाँ उसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो कहाँ होगा। समझ लो, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ लो कि जैसे ये कार अगर एक्सेलेरेट कर रहा है ए से आगे की तरफ, ठीक है, और इसमें हमने क्या रखा है, एक सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है। तो 4 ऑप्शन दे दिया, बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से चूज करो कि कौन सा करेक्ट पोजीशन है सिंपल पेंडुलम का। ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा कुछ नहीं है। कौन सा करेंगे, ऑप्शन 3 करेंगे, क्योंकि जब ये आगे की तरफ एक्सेलेरेट होगा ना तो अब इस पे फोर्स देखोगे, इस पे फोर्स कौन कौन से लगने लगेंगे, हटा दो इसको। जब ये आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा होगा और अंदर जो भी लोग बैठ के किसको देखेंगे, पेंडुलम को देखेंगे। तो जब वो पेंडुलम का एफबीडी बनाएंगे ना, अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो पेंडुलम का एफबीडी बनाएंगे तो उनको क्या दिखेगा, एमजी नीचे लग रहा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये जो पूरा सिस्टम है ए से एक्सलेट कर रहा है तो इसमें जो लोग बैठेगा वो कौन से फ्रेम में चला गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। उसके चलते एक सूडो फोर्स आएगा इधर की तरफ जिसकी वैल्यू कितनी होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ होगा, एंड इट विल बी रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इधर धागा बंधा होगा ऐसे, ये तुम्हारा धागा था। और अब टेंशन जो बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन जो बैलेंस करेगा इस फोर्स को बैलेंस करेगा, यानी ये टी के बराबर होगा। अब इसको इस पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, दैट विल परफॉर्म एसएचएम अबाउट दिस मीन पॉइंट। ये तुम्हारा मीन पोजीशन हुआ। समझ में आ रही है बात। तो जी इफेक्टिव का केस जो भी होता है वो समझा दिया तुमको।
एक और केस डिस्कस करेंगे। बायंसी का नाम सुने हो ना थोड़ा बहुत, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन अगर जो ड्रॉपर बच्चा है वो तो कभी ना कभी सुना ही होगा। जो 11th 12th वाले हैं उनको हल्का सा 10th में पढ़ाया जाता है सर। जो जस्ट 11th में उनको बायंसी 10th में पढ़ाया जाता है ना थोड़ा सा। एक ऐसा फोर्स है, किसी भी बॉडी किसी फ्लूइड में रखते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो केस कितना कर दिए थे? 4। तो पांचवा केस लिख लो। पांचवा केस है कि देखो क्या कर रहा है, ये कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है। अब जो बॉब है ना उसको कहाँ रख दी है? फ्लूइड में रख दी है। बॉब को कहाँ रख दिए? फ्लूइड में रख दिए। अब इस पे जो नेट फोर्स आएगा इट विल बी ऊपर की तरफ लगेगा एफ बी। एफ बी क्या है तुम्हारा? बायंसी फोर्स है। और नीचे लगेगा एम जी। तो इस केस में जब जी इफेक्टिव निकालोगे ना, इन केस में जो तुम्हारा जी इफेक्टिव होगा वो कैसे निकलेगा? जी इफेक्टिव विल बी योर एम जी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई एम। आ रही बात समझ में? कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे टेंशन, यहाँ जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अब उसको ऊपर भी एफ बी फोर्स लगने लगा। तो जी इफेक्टिव इन दिस केस कितना होगा? ये वाला वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस एफ बी बाई एम। अगर फोर्स ऑफ बायंसी तुमको दिया हुआ है या तुम कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें मास से डिवाइड कर दोगे और जी से घटा लोगे, क्या मिलेगा? नेट फोर्स मिलेगा, वहां से जी इफेक्टिव निकाल लेना। देखो वाटर पे फोम, अगर सुन लो क्या बोलो। वाटर पे एक वुड है, वुड फ्लोट कर रहा है। उसको अगर कंप्रेस उसको दबाते हो नीचे की तरफ तो क्या होता है? ऊपर भाग जाता है। अगर उसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा? जैसे कंडीशन क्या है समझ लेना थोड़ा सा, कि ये वाटर है तुम्हारा, यहाँ पे एक वुड रखा हुआ है ऐसे, जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना। इसको पूरा दबा देते हो तो कुछ, जैसे ही छोड़ते हो कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो पूरा नहीं दबाना। अगर इसको हम हल्का सा डिस्प्लेस करें और छोड़ दें तो क्या करेगा? ये एसएसएम करेगा। कैसे पता करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स है। जैसे इसको जब तुमने नीचे धक्का दिया ना, तो इस पे जो इसका जो वेट फोर्स है वो तो सेम रहेगा। नीचे धक्का दो तो इसके चलते जो वेट आएगा इट विल बी व्हाट? mg, वही रहेगा। लेकिन इस पे जो बायंसी फोर्स लग रहा था ना वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, और वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस होने के चलते ये बायंसी फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो तुमने जो भी डिस्प्लेसमेंट किया वो किधर किया? नीचे की तरफ। फोर्स किधर की तरफ आया? ऊपर की तरफ। एंड दिस फोर्स विल बिहेव एज व्हाट? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा? एसएचएम करेगा। और उस एसएचएम की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अगेन तुमको क्या करना पड़ेगा? या तो फोर्स मेथड यूज कर लो या फिर एनर्जी मेथड। तो या फोर्स मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि बायंसी तुम बायंसी का फॉर्मूला तुमको पता है, एमजी पता है। ये सवाल करवाएंगे जब बायंसी पढ़ा रहे होंगे तब। हाँ क्या समझा है बताओ? तो सर ध्यान से जब ज्यादा हो जाएगा फिर तब क्या होगा? बायंसी ज्यादा, देखो नीचे जब धक्का दोगे ना तो वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस होगा। और जब वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस होगा तो ये बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लगने लगेगा। तो तुमने डिस्प्लेसमेंट किधर किया? नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो हमें बस ये दिखाना होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। और जैसे ही ये कंडीशन दिख गया, इसका मतलब क्या होगा? एसएचएम होगा। ठीक है। एक तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो दिख ही रहा है कि जो नेट फोर्स इंक्रीज हो रहा है किधर की तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ। तुमने डिस्प्लेसमेंट किधर करा? नीचे की तरफ। तो ये फोर्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा तब एसएचएम बोलेंगे, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? ओसिलेशन बोलेंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें कहाँ पर चलना होगा? पहले बायंसी समझना होगा। बायंसी जो चैप्टर में जाएंगे वहां पे ये वाला प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ से और भी बहुत सारे ये आते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का एक और एप्लीकेशन मैं बता दे रहा हूँ। अभी 12th में पढ़ना है तुमको। जैसे दो चार्ज रखे हुए, या क्यू और इधर रखा हुआ है क्यू, ठीक है। एक चार्ज अगर तुमको यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज इसको यहाँ पे रखा, डेट इज माइनस क्यू।
अब अगर इस माइनस क्यू को हल्का सा डिस्प्लेस करोगे इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो ये क्या करने लगेगा, इस लाइन पे एसएचएम करने लगेगा। कब, जब डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट तुमने किया ना वाई डायरेक्शन में, अगर इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी हो तब ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा, क्योंकि अगेन इन दैट केस एफ विल बी नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, सॉरी नेगेटिव ऑफ माइनस वाई, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वाई के डायरेक्शन में हो रहा है। तो इधर भी आगे अगर 12th क्लास में जाएंगे तो ये सवाल फिर करेंगे और वहां पे ये वाला चीज प्रूव करेंगे। ये वाला चीज किसके लिए होता है, व्हेन वाई इज वेरी स्मॉल। अगर वाई वेरी स्मॉल नहीं होगा तो फिर ये रिलेशन आएगा ही नहीं। जब तक ये कंडीशन यूज नहीं करोगे कि वाई इज वेरी वेरी स्मॉल, तब तक क्या होगा, तब तक ये कंडीशन नहीं आएगा। और अगर ये कंडीशन नहीं आएगा तो ये एसएचएम नहीं करेगा, एसएचएम होने के लिए। और अगर ज्यादा डिस्प्लेस कर दोगे तो ये पीछे घूम के आएगा, लेकिन दैट विल बी व्हाट, ओसिलेशन, उसको एसएचएम नहीं बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। एक और क्वेश्चन आता है इधर से, देख लो। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, दो प्लेट दिया हुआ है कैपेसिटर का, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज करके रखा, सॉरी नेगेटिवली चार्ज करके रखा, और नीचे वाले प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करके रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कहां से कहां होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, ये है। अब समझना कि इसको अगर हम ले जाके ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखेंगे तो ये होगा हमेशा। इस ग्रेविटी फ्री स्पेस में हमने क्या करा, धागा से एक चार्ज को बांध करके रख दिया यहाँ पे। अब इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। अब समझो कि इसको डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा भी तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ। और इस फोर्स के चलते एक कंपोनेंट आएगा इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और वो टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला फोर्स क्या करवाएगा, इसको एसएचएम करवाएगा। ठीक है ना। अगर यही चीज पलट दे, ऐसे उल्टा कर देते, इस वाले प्लेट को क्या करते थे, पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले प्लेट को नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज हैंग करके रखते हैं जिसका मास m है और चार्ज उस पे कितना है, q है। तो और इसको ले जाकर के फिर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दे और इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। क्यों एसएचएम करेगा, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी q इंटू ई। पहले क्या लग रहा था, mg लग रहा था, और mg का एक कंपोनेंट जो था वो क्या कर रहा था, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था। सिमिलर मैनर में यहाँ जो q इंटू ई है किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। हल्का सा भी डिस्प्लेस करोगे वो टॉर्क में चेंज हो जाएगा, एंड दैट टॉर्क विल बिहेव एज रीस्टोरिंग टॉर्क। तो वहां से भी क्या आएगा तुम्हारा, एसएचएम आएगा। अगेन ये क्वेश्चन जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पे करवा देंगे तुमको, बस आइडिया रखना है यही। 3-4 ऐसा सिचुएशन बताया है जो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको कंबाइन करके क्या करता है, यहां से क्वेश्चन बना देता है। हो गया, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। देखो इसमें क्या होगा कि जैसे जो तुम्हारा पिछले केस में था ना, मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड था। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक धागा होगा और पूरा का पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, इस एक्सिस से एल डिस्टेंस दूरी पे। ड्रॉ नहीं करना है, ये समझा रहे हैं बस पिछले वाले केस का। अभी क्या होगा ना, इस सिचुएशन में ये मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, मास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और उस डिस्ट्रीब्यूटेड मास का हम क्या कर रहे हैं, उसको ओसिलेट करवा रहे हैं या फिर उससे एसएचएम करवा रहे हैं। तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, या फिर टाइम पीरियड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है ना, कि जो भी रिलेशन हम एंगुलर वाला वही यूज करेंगे। ये तुम्हारा हिंज पॉइंट है, इस हिंज पॉइंट पे हमने क्या करा, एक ऐसा कोई बॉडी से हैंग करके रखा हुआ है। इस हिंज पॉइंट पे एक टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी जो तुम्हारा फेवरेट बॉडी है वो क्या कर सकते हो, हैंग कर सकते हो। ठीक, अब ये जो बॉडी है इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये तुम्हारा इसका सेंटर ऑफ मास है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर तुमने हिंज कराई सेंटर ऑफ मास का, या इधर कर दो, यहाँ ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का यहाँ से कोई डिस्टेंस होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज योर एलसीएम। एलसीएम क्यों लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कहां से, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा। ठीक है ना। अब क्या करोगे ना, इसको डिस्टर्ब करोगे, समझना।
अब इसको सेंटर ऑफ मास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से फोर्स लगेगा किधर की तरफ, एमजी। एमजी जो एक्ट करवाते हैं वो कहां पे एक्ट करवाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा कि इधर करवा दे। जब भी एमजी दिखाते हैं किसी एक्सटेंडेड बॉडी पे या किसी नॉन यूनिफॉर्म बॉडी पे, तो कहा क्या पता करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और जैसे ही सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया, उस पे एमजी एक्ट करवा देते हैं। तो ये जो बॉडी है, मान लो कोई एक ऐसा बॉडी दिया हुआ है जिसका सेंटर ऑफ मास उनको पता है, ठीक है, दिस इज योर सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। अब इसको डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, मान लो इसको डिस्टर्ब करके हम कहा ले गए, यहाँ ले गए, कितने एंगल से, थीटा एंगल से डिस्टर्ब करके यहां ले गए। अब होगा क्या कि ये फोर्स इधर लगता mg, अगेन mg का एक कंपोनेंट आएगा विच विल बी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और उस टेंजेंशियल डायरेक्शन के चलते क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसको मैं अगेन एफ डैश से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो एफ डैश की जो वैल्यू होगी, एफ डैश विल बी व्हाट, mg sin थीटा। एफ डैश कितना होगा, mg sin थीटा होगा, और ये mg sin थीटा क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा, किसके अबाउट। सो अगर टॉर्क निकालोगे, टॉर्क विल बी व्हाट, माइनस ऑफ mg sin थीटा इंटू एलसीएम। अरे वाह, समझ में, जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, टॉर्क की जो वैल्यू होगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एलसीएम के बराबर है। पिछले केस में ये एलसीएम कितना था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर था। क्यों, क्योंकि उस केस में पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड था, एक पॉइंट पे पॉइंट मास था, तो वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही हो गया। लेकिन जब एक्सटेंडेड बॉडी होगा, टेढ़ा मेढ़ा बॉडी बॉडी होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बॉडी पे ही कहीं होगा। तो वो हम लिख लिए, और वहां से डिस्टेंस चाहिए, तो ये टॉर्क होगा। हाँ, तो क्या करोगे, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो आराम से। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बाहर जाए गाली देते हैं कि पता नहीं है क्या पढ़ाता है, समझ में तो आता नहीं है, अपने कुछ बकर 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 करते रहता है, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। पहले मास्टर को गाली, फिर नीट वालों को गाली है कि यार क्या ही फायदा फिजिक्स का सिलेबस नीट में रख के, हटा ही देते हैं। हमें कौन सा साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर भी तो बनना है, हटवा दे। कब से सोच रहे हम भी कि इसको हटवा दे यार, फिजिक्स को नीट के सिलेबस से, नीट के सिलेबस से हट जाएगा ना, तो फिर हमें पढ़ाना पड़ेगा खाली किसको, जेईई मेंस और एडवांस वाले बच्चों को। तो मैथ के लिए ना कम रोते हैं कि सर हमको मैथ नहीं आता है। उनको अगर थोड़ा सा टफ वाला इंटीग्रेशन कर दो ना, तो उनके मन में एक चीज रहता है कि 12th में तो सीख ही लेंगे, अभी नहीं सीख पाए, ठीक है, जो फिजिक्स मास्टर बोल दिया उसको क्या कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है। और जो भी 12th उनका आएगा, 12th में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो उसमें वो पहले मन बना कर रख लेते हैं कि हम सीख ही लेंगे मैथमेटिक्स कभी ना कभी। लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत क्या होता है कि तुम्हारा मैथ से नाता टूट गया, तो तुम्हारे दिमाग में तो ऐसे ही चलता है कि यार हम तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, और ये जो फिजिक्स वाला बता रहा है इसका मैथ तो वैसे ही वीक लग रहा है। जल्दी छापो जल्दी, हाँ, आउटडेटेड प्रोसेसर हो गया तुम्हारा, अपडेट करो उसको। बारिश से चलते अपडेट नहीं हो पा रहा है। एसबीआई वाले हो गए हो क्या, हर बात पे सर्वर डाउन। तुम्हारा चॉकलेट, अरे बारिश में कहाँ से चॉकलेट मिलेगा, दुकान ही बंद था। मिलेगा मिलेगा चॉकलेट मिलेगा, टेंशन मत लो। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस किए थे, लेकिन दिए किसी को नहीं, लेकिन इस बार मिलेगा बहुत सारे लोगों को। हाँ ठीक ठीक। अब देखो चलो समझो, ये टॉर्क लिख लिया तुमने, टॉर्क जो होगा, अब अगेन थीटा क्या करेंगे, थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। और अगर थीटा के बराबर है तो टाउ कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस mg LCM इंटू थीटा। अब टॉर्क जो है क्या लिख सकते हो, टॉर्क को लिख सकते हो आई किसके अबाउट, ओ के अबाउट। आई जो लिखेंगे किसके अबाउट लिखेंगे, ओ के अबाउट, किसका, इस पूरे बॉडी का, इंटू अल्फा किसके बराबर होगा, माइनस mg LCM थीटा।
अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। जैसे ही थोड़ा सा अरेंज करोगे अल्फा कितना दिखेगा, माइनस ऑफ एम जी एल सी एम डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू थीटा। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा कितना आएगा, रूट ओवर एम जी एल सी एम डिवाइडेड बाई आई नॉट। क्या इसमें ओमेगा मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। नीचे आई नॉट है, उसमें मास आएगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर आपने बोला मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास तो दिख रहा है भैया, नीचे आई नॉट भी तो है, उसमें भी मास छुपा हुआ है, छुपा है ना। तो क्या कर देगा, मास को ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देगा। अगेन यहाँ पे जी को क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव लिखेंगे। अब कोई नहीं पूछेगा जी इफेक्टिव क्यों लिख रहे हैं। हो गया, सर आई नॉट वो which position से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, ओ का मतलब है ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखना, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ rod hinge at one end as shown in figure. रॉड का लेंथ एल दिया हुआ, इसका मास कितना एम दिया हुआ, तो मैं निकालना है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। हिंजी नहीं समझते हो क्या, ये जो चीज है ना इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ हिंजी तो बोलते हैं। वो अच्छा, बंगाली में क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसको उसको बंगाली में क्या बोलते हैं, अरे कस के बोलो ना, सुनाई दे। कब्जा तो हिंदी में ही बोलते हैं, हमको लगा कुछ अलग वर्ड होगा, जैसे मिर्च के लिए झाल बोलते हो ना तुम लोग, हाँ वो हरा वाला के लिए, मतलब तीखा के लिए बोलते हो झाल। हाँ वो क्या नाम होता है उसका, ये जो गोलगप्पे खिलाता है उसका एक ही सवाल तो होता है हमेशा, दादा झाल होगा झाल। हाँ 3G भाई, देखो क्या करना, सबसे पहले एलसीएम अगर इसके लिए पता करोगे, एलसीएम कहाँ होगा, इधर से L/2 पे, क्योंकि सेंटर पे इसका क्या होगा, सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस यहाँ पे कहीं पे, तो इट विल बी L/2। अब एंड के अबाउट, ओ के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आई ओ किसी एंड के अबाउट कोई भी रॉड होता है, अगर उसको रोटेट करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। इन दोनों को उठाकर कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूला में। सो ओमेगा विल बी एम जी के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी कहाँ पे अर्थ सरफेस पे ये चीज हो रहा होगा, तो m इंटू जी, एलसीएम की जगह L/2 और आई नॉट की जगह ml²/3। अब देखो मास मास चला गया,
लेंथ से एक लेंथ चला गया, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ये तुम्हारा ओमेगा हो गया, यानी 3G/2L। रॉड के लिए ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हो। रॉड के लिए कभी भी किसी रॉड को एक एंड के अबाउट ऐसे हिंज करके रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, मिडिल पॉइंट से होगा, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिडिल पॉइंट से होगा। ऐसा कुछ लिखवाया है क्या, एक बार देख लेना। नहीं सर, लिखवाया नहीं। ना ना, नहीं लिखवाएंगे तो नहीं होगा, लो अपने मन से कहा सोच रहे हो, लिखवाए होंगे तब लेना है। हम खुद कंफ्यूज हो गए कि ऐसा लिखवा दिया क्या। वो जो है कभी भी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना, हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लेंगे, हिंज पॉइंट के अबाउट लेंगे। अगर सेंटर पे फिक्स कर दिया और सेंटर के अबाउट रोटेट करवा रहे तब क्या करेंगे, तब सेंटर के अबाउट लेंगे। अब ऐसे ही अपने मन से कुछ मत बना लेना थ्योरी हो रही है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। चलो एक और तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए एक और सवाल कर देते हैं, लिखना फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन रिंग hinge at its circumference as shown in figure। इसका रेडियस r है, मास m। अभी क्या कर दिया, पूरे रिंग को ही ऐसे हैंग कर दिया, और रिंग को अगर रोटेट कर रहे हो तो अगेन वो एसएचएम करेगा, और एसएचएम कर रहा है तो उसका क्या निकालना है इस बार, फ्रीक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी बोले तो f, तो अगेन ओमेगा निकाल लो और वहां से f निकाल सकते हो, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और पापड़ बेलना पड़ेगा। एल कहाँ खा गए, इधर एल भी होगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट लेना, उस पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। 50%, 40, 40 या 14, 40% नहीं आ रहा है, 60% मतलब आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। कितना है, G/2R/2 देखते हैं, G/2R, हाँ मे भी रूट ओवर बस जी आ रहा है। अरे देखो, चलो समझो, आर ही तुमने खा गया। देखो देखो समझते, G/R। अरे चलो देखो समझो, अगेन क्या होगा, तुम्हारा पहला जो काम है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ओ से इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके सेंटर पे, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर पे, यानी कितना डिस्टेंस दूर पे हो। अब बात करते हैं आई अबाउट ओ। ओ क्या, ओ सेंटर से नहीं है, वो सेंटर से पास नहीं कर रहा, कहां से पास कर रहा है, इधर से पास कर रहा है। अब तुम्हें इसका पता है, यहां से अगर एक्सिस पास करता तो उसके अबाउट क्या होता है, mr², लेकिन एक्सिस कहां से पास कर रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ है, यहाँ से शिफ्ट हो गया कहां पे, यहाँ पे कैसा शिफ्ट हो रहा है, पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो इट विल बी ICM प्लस mr² और ICM कितना होता है, वही mr² होता है, तो कितना हो जाएगा 2mr²। समझ में आ रहा है, सो IO जो होगा ना, इट विल बी 2mr²। अब क्या करोगे, अब ओमेगा निकालोगे तो इट विल बी, क्या फॉर्मूला, mgLCM डिवाइडेड बाई IO, यही होता है ना। सो mgLCM में क्या पुट करोगे,
एलसीएम की जगह पुट करेंगे आर डिवाइडेड बाई 2mr²। सो एम से एम चला गया, एक आर से एक आर चला जाएगा, ओमेगा बचेगा रूट ओवर जी बाई 2r। सो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा या फिर आर बाई 2r बाई जी कर देंगे। सो ओमेगा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आराम से आ जाता है। ओमेगा बाई 2 बाई होगा तो 1/2 पाई रूट ओवर जी बाई 2r है। 2 बाहर नहीं निकलेगा यार, 4 कैसे हो जाएगा, अरे ये 2 के बाहर निकलेगा तो फिर 2 ही आज हो जाएगा, 2 अंदर ही रहेगा। समझ में आ गया क्या करना है। जब भी कंपाउंड पेंडुलम देगा ना, अगर इसको डिस्क कर देते हैं या कोई भी चीज कर दे, डिस्क कर दे, प्लेट कर दे, तो तुम्हारा काम क्या होगा, मेन काम है एलसीएम निकालना। पहला काम क्या होगा तुम्हारा, एलसीएम कैलकुलेट करना। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा, ओ निकालना। और ओ का ध्यान रखेंगे, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेंटर के अबाउट पुट कर देते हैं। हमें सेंटर के अबाउट नहीं चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट चाहिए, यहाँ के अबाउट चाहिए। तो गलती मत करना, ध्यान देना थोड़ा सा आराम से। टाइम पीरियड ऑफ oscillation, time period of oscillation, time period of oscillation is t1, is t1, time period of oscillation is t1 when a mass is suspended, when a mass is suspended, when a mass is suspended with a spring, when a mass is suspended with a spring, comma, if same mass, if same mass, if same mass is suspended with another spring, if same mass is suspended with another spring, time period becomes t2, time period becomes t2. Then find then find then find time period, then find time period if both springs, if both springs are used, both springs are used in series combination, in series combination to suspend the given mass. Then find time period if both springs are used in series combination to suspend the given mass. एक बार सवाल को आराम से पढ़ो कि क्या बोल रहे हैं।
लिखो तो कुछ में क्या हो गया, इतना ही होगा। हाँ क्या? नहीं नहीं करो करो सॉल्व तो करो। रख लिए हो? हाँ। कैसे आता है वो तो करो, सॉल्व करो। बैठे गए इंतजार कर रहे हो, हम करेंगे तो फिर लिख लोगे। दिमाग तो लगाओ, कैसे आया होगा जो वैल्यू रट के बैठे हो। इसके पहले कहाँ कोचिंग करे थे? हाँ, अन अकेडमी में, तो उसने रटवा दिया सारा वैल्यू। अरे कहाँ थे? सर मेरे को मैसेज देखने उसने मतलब कि नहीं हो क्लास, मैंने सोचा कि अरे नहीं होगा मतलब बायो का क्लास नहीं होगा। अच्छा वो तो हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि बाकी कोई भी क्लास नहीं होगा। मैसेज देख के सो गए फिर? मैं सोया नहीं था, बाहर भी बिजनेस कर रहा अच्छा, कोई ना। क्या कितना लाए हो तुम? तो 2 पाई कैंसिल नहीं, ये क्या हुआ? 2 पाई स्क्वायर बाहर निकाल के कैंसिल कर दो, ठीक है। चलो समझते हैं क्या कर रही है। कह रहा है कि एक स्प्रिंग था, जब इसको हैंग करें एक मास से, समझना, मान लो ये स्प्रिंग कितना है, K1 है, इसको हैंग करें एक मास से, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, T1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओमेगा होगा कितना होगा, ओमेगा 1 अगर लिखोगे तो इट विल बी हाउ मच, √, बोलो तो, K1/m ये होगा। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होगा 2 पाई/ओमेगा, सो यहां से होगा 2 पाई √m/K1, ये तुम्हारा एक रिलेशन आया। दूसरे में क्या बोल रहा है कि अगर इसको हम किससे रिप्लेस कर दे, K2 से, तुम ऐसे मत करना, तुम अलग से फोटो बनाना, अगर ये K2 हो जाता तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो जाती, K2/m, क्योंकि मास को क्या रख रहा है, सेम रख रहा है। सो यहां से जो T2 आता वो कितना हो जाता, इतना हो जाता। यानी दो केस में अलग अलग हमने T1 और T2 निकाला, T1 T2 जो दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है ना कि जो दोनों स्प्रिंग थे, उस दोनों स्प्रिंग को कैसे अरेंज कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दिया तब टाइम पीरियड कितना होगा, ये तुम्हारा K1, ये तुम्हारा K2। अब देखो K1 K2 जो है ना वो हमने माना है, वो क्या नहीं होना चाहिए, आंसर में नहीं दिखना चाहिए। तो यहां से K1 अगर कैलकुलेट करोगे, K1 विल बी हाउ मच, पिछले वाले क्वेश्चन ये से K1 कितना होगा, 2 पाई स्क्वायर m/T1 स्क्वायर, या उल्टा होगा, यही होगा ना। अब नेक्स्ट K2 कितना होता, हाँ 2 पाई स्क्वायर m/T2 स्क्वायर ये होता। K1 K2 क्या करना है, हमें पुट करना है, K1 K2 नहीं पता है। अब यहां से निकालते, देखो यहां से अगर कैलकुलेट करते के ओमेगा, ओमेगा अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या टर्म होगा, K इफेक्टिव डिवाइडेड बाई m, यही होता है। अगर टाइम पीरियड निकालते तो T3 क्या आता है, √, या 2 पाई √, कितना, m/K इफेक्टिव, यही होता। समझ में आ रही है बात। और कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो 1/K इफेक्टिव कितने के बराबर होता है, तो 1/K1 प्लस 1/K2, जो कहां से पुट करोगे, इधर से पुट कर दोगे। ये वैल्यू उठा करके जैसे ही आप पुट करोगे, मास कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। T3 जो तुम्हारा होगा, इट विल बी √T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। K1 K2 की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, इधर से, इधर से पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, फाइनल आंसर में क्या आएगा। हाँ, इसी का होमवर्क है, होमवर्क घर पे कर लेना। दूसरा सवाल है, जल्दी से छाप लो। हाँ, सारा चीज सेम रहेगा, जो लास्ट वाला लाइन है ना सीरीज, वहां पे क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। तो लिख लेना बस, इफ इन द एबव क्वेश्चन, अरे लिख लो, पहले लिख लो, हड़बड़ी में आ जाते हैं। बोलो। हाँ, इसमें K1 K2 का वैल्यू पुट कर दो, जहां से निकाल के, वो ऊपर लिखा हुआ है ना वहां पे K1 और K2, इधर से ही आया ना, इधर से आया। तो देखो इसको जब ऐसे सिंप्लीफाई कर दोगे ना, फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। वो तो जाएगा यहाँ से भी, लेकिन कैलकुलेशन क्या होगा, गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसको K1 K2 को सिंप्लीफाई नहीं करा है। अब K1 वहां पे उठा करके पुट कर देंगे, वहीं पे K2 उठा करके पुट कर देंगे, तो वहां से ज्यादा आसान होगा सॉल्व करना। जो तुम कर रहे हो वो भी ठीक है,
लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ बोल। किसको किसको? हाँ, ये इसके इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? mr²। ये एक्सिस शिफ्ट होके कहाँ चला गया? सरकमफेरेंस पे चला गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो अगर इसके अबाउट mr² है तो इसके अबाउट कितना होगा? प्लस mr² ऐड करना पड़ेगा। वही, लेकिन ये फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, तो फिर गलत हो जाएगा ना। आई ओ जो है ओ के अबाउट, ये ओ लिखने का क्या मतलब है? इस ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तुम सिंगल पुट करोगे mr², तो ये किसके अबाउट हुआ? सेंटर के अबाउट। सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट हो रहा है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें किसका पुट करना है? हाँ, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो बोलता है कि I इज इक्वल टू ICM प्लस mr²। जितने से शिफ्ट हुआ वो यूज करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हो गया? In the above in the above question, if both springs are in parallel combination, in the above question homework है, अभी नहीं करना, बस लिख लो। In the above question, if both springs are in parallel combination, both springs are in parallel combination, then find time period. Then find time period. देखो, याद करने को तो इसको याद कर सकते हो, जैसे उस भाई ने याद करा है, याद करने को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कर ही लेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे अगर एग्जाम में ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा? अगर तुम खुद से कोई गलती नहीं कर रहे हो या खुद से कम्प्लीकेट नहीं करोगे, तो ये 1 मिनट 1-1.5 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो ज्यादा रटोगे ऐसे भी भूल जाओगे। इसलिए क्या कर लो, उसको मेथड क्या है ना, मेथड समझ लो कि मेथड उसको कैसे सॉल्व करना था, क्योंकि इतना भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ मेथड है ये। इतना तो तुम निकालना जानते ही हो। ये निकालना जानते हो तो यहाँ से K1 K2 लाया, फिर उस फॉर्मूला में पुट कर दिया। और नहीं, अगर मन नहीं कर रहा है तो रट लो। अब रटने वाला चीज कितना दिन तक याद रहेगा तो तुम जानो। नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा डैम्प्ड ओसिलेशन। डैम्प्ड डैम्प्ड ओसिलेशन। अब समझो, अभी तक हमने जितना भी एसएचएम पढ़ा है उसमें हमने फ्रिक्शन को, विस्कोसिटी को क्या करा? नेग्लेक्ट करके रखा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में क्या होगा, अगर इसको मैं रोटेट करके छोड़ दूं, अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, तो क्या होता है? कुछ देर बाद एसएचएम करता है, कुछ देर बाद रुक जाता है। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या करा है, यही चीज को नेग्लेक्ट करके रखा है। हमने क्या माना है कि अगर मैं इसको एक बार रोटेट करके छोड़ दूं तो ये क्या करता रहेगा? एसएचएम करते रहेगा, ऑसिलेशन करते रहेगा। कितने से? फ्रीक्वेंसी निकालना बता दिया। लेकिन जो रियल लाइफ में होता है उसमें क्या होता है? टाइम के साथ धीरे धीरे ये रुक जाता है। तो उस ऐसे ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। और डैम्प्ड ऑसिलेशन जब भी होगा ना, तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। दैट फोर्स इज रेसिस्टिव फोर्स, जो मोशन को क्या कर रहा है? रेसिस्ट कर रहा है, मोशन को रोक रहा है। तो मान लो जैसे ये एसएचएम था, जो हमने स्प्रिंग वाला एसएचएम पढ़ा था, ये एसएचएम हो रहा। अब इसमें क्या करने है, इस पे फ्रिक्शन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा? फ्रिक्शन। अब जब इसको मूव करेंगे ना, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? मोशन को रेसिस्ट करेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, और वो फ्रिक्शन मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। अब इस रेसिस्ट के चलते क्या होगा ना, इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या होगा? घटते जाएगा। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा टाइम के साथ क्या होगा? रिड्यूस होते चला जाएगा। और कुछ देर बाद ये भैया कहाँ चले जाएंगे? रेस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ओसिलेशन को हम क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ओसिलेशन बोलते हैं। जहां पे एक फोर्स आता है जो कि मोशन को रेसिस्ट करता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। जो भी फोर्स आएगा क्या बोलेंगे यहाँ पे? डैम्पिंग फोर्स बोलेंगे। तो सारा कंसेप्ट सेम रहता है। जो भी चीजें अभी हमने पढ़ा ना, वो सारा का सारा चीज सेम रहेगा, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे आ जाएगा। दैट फोर्स विल बी व्हाट? डैम्पिंग फोर्स। और उस डैम्पिंग फोर्स के चलते क्या होगा? एसएचएम कुछ देर बाद रुक जाएगा। और साथ ही साथ टाइम के साथ एम्पलीट्यूड, जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहले कितना था? ए था। तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा ना, ये टाइम के साथ क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फाइनली कितना पहुंच जाएगा? 0 पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिखना, when oscillation takes place,
when oscillation takes place, when oscillation takes place under influence of under influence of under influence of a damping force, under influence of a damping force, under influence of a damping force, ब्रैकेट में लिख लेना, viscosity या viscous force और friction, viscous force और friction, ये दो टाइप है जहां से क्या आ सकता है, डैम्पिंग फोर्स आ सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम reduces gradually, amplitude of SHM reduces gradually and after some time oscillation ceases, after some time oscillation ceases मतलब वही है स्टॉप होना, oscillation ceases या oscillation stops लिख सकते हो, oscillation stops, ठीक है, लिखना। This damping force is given as, पैरा छोड़ के लिखना, this damping force is directly proportional to this damping force is directly proportional to velocity of the body. This damping force is directly proportional to velocity of the body and it acts in the opposite direction to velocity, and it acts in the opposite direction to velocity, ठीक है। अब हमें डैम्पिंग फोर्स का भी चाहिए था ना, रिलेशन डैम्पिंग फोर्स का क्या होगा या डैम्पिंग फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। तो मान लो ये जो बॉडी है ये एसएचएम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बॉडी एसएचएम कर रहा है कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो सबसे पहला बात, ये जो डैम्पिंग फोर्स होगा एफ डी, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v, लेकिन चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सो इट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ v। डैम्पिंग फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा इसका क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, vd इज माइनस ऑफ, सो fd जो होगा इट विल बी माइनस ऑफ b इंटू v, जहां b क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। तो डैम्पिंग फोर्स जो होगा इट विल बी नेगेटिव ऑफ बी भी। अब बी क्या होगा, कांस्टेंट है। अब समझ लो, विस्कस फोर्स का नाम सुना हो ना, विस्कस फोर्स में स्टोक्स लॉ पढ़े हो। स्टोक्स लॉ में क्या होता था, एक फॉर्मूला दिया होगा तुमको जिससे हम फोर्स ऑफ विस्कोसिटी निकालते हैं, 6 पाई ईटा आर बी। अब ये जो टर्म है ये क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। और ये जो फोर्स लगता है ये किधर लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो फोर्स लगता है, लिखना नहीं है, समझना है बस, ये जो फोर्स लगता है किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे देख रहे हो एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर फोर्स बढ़ता तब वेलोसिटी जब बढ़ाएंगे, और ये अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विस्कोसिटी से साफ साफ देख सकते हो कि एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ बी। और ये जो टर्म है ये क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब बॉडी पे नेट फोर्स देखोगे, बॉडी पे अगर नेट फोर्स देखोगे तो समझना, अगर स्प्रिंग वाले केस से समझे, एग्जांपल समझते हैं स्प्रिंग वाले से, स्प्रिंग पेंडुलम से। और स्प्रिंग पेंडुलम को हम क्या रखेंगे, डैम्प्ड वाला कंडीशन रखेंगे, डैम्पिंग या स्प्रिंग पेंडुलम विद डैम्पिंग, स्प्रिंग पेंडुलम विथ डैम्पिंग। तो इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा स्प्रिंग है, इसको किससे कनेक्ट करेगा, मास से कनेक्ट करा।
अब जब भी फोर्स इस पे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, कहीं भी डिस्प्लेस करा, एक्स से हमने डिस्प्लेस करा, ठीक है। इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, वी वेलोसिटी। अब इस पे नेट फोर्सेस देखोगे, एफ नेट, एफ नेट जो होगा, एक फोर्स किसके चलते आएगा, एफ एस के चलते, और एक फोर्स किसके चलते आएगा, एफ डी के चलते। अब जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स, अब देखो एफ एस जो होगा वो इसकी वैल्यू कितनी हो, माइनस ऑफ के एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में अब अगर रिप्रेजेंट करोगे तो एफ एस की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के एक्स। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिस्टोरिंग नेचर, पीछे की तरफ लग रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, पीछे। दूसरा चीज एफ डी भी लग रहा है, तो एफ डी कितना होगा, माइनस ऑफ बी इंटू भी। समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको। और एफ नेट को क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो इट विल बी प्लस के एक्स प्लस बी वी, कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, या अगर इसमें मास से डिवाइड कर दोगे तो इट विल बी ए प्लस के बाई एम एक्स प्लस बी बाई एम इंटू बी, जो 0 के बराबर होगा। ये वाला टर्म क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, किसके चलते, डैम्पिंग के चलते। अगर डैम्पिंग नहीं होता तो ये वाला टर्म क्या हो जाता, गायब हो जाता। अगर डैम्पिंग नहीं हो रहा था, गायब हो जाता, फिर से हमें किस फॉर्म में मिलता, ये वाला फॉर्म। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। या इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होता है, ये जो इक्वेशन है, इट कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू, या ए प्लस भी dx बाई डी टी, या ए को लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, डी टू एक्स बाई डी टी प्लस डी डी एक्स बाई डी टी प्लस बी बाई एम के बाई एम इंटू एक्स, ये 0 के बराबर। ये डिफरेंशियल फॉर्म में अगेन ये वाला टर्म कब गायब हो जाता, जब फोर्स, तो क्या दिखता मैं, ये टर्म और ये टर्म दिखता, जो स्टार्टिंग में मैं देख चुका। तो यहां से लिख लो जल्दी से। ये किसकी जगह पे है, एक्सेलेरेशन की जगह पे। ये वाला टर्म किसकी जगह पे है, वेलोसिटी की जगह, और एक्स तो एक्स ही रहेगा, के बाई एम। यहाँ पे ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को। अब देखो यहां से जो इक्वेशन आता है ना, जैसे इस, बस ये नहीं होता तो इसके लिए हमें एक्स का इक्वेशन निकाले थे। तो अगर एक्स का इक्वेशन यहां से निकालोगे, मतलब इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर इधर से कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की पार्टिकल जो है किस टाइम पे कहां पे है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इट विल बी एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन यहाँ जो ए है ना, ए कांस्टेंट नहीं है, ये ए जो है ये क्या है, खुद वेरी करेगा। यहाँ पे x इक्वल टू, एक इसका देता था पहले, हमारे पास क्या आता था, x इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे ए क्या होता था, कांस्टेंट होता था। हर साइकिल में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था फ्रॉम मीन पोजीशन क्या रहता था, सेम रहता था। हर साइकिल में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता था फ्रॉम कहा, मीन पोजीशन, ये कांस्टेंट रहता था, क्योंकि हमेशा पार्टिकल यहां जाता था, यहां आता था। हर एक साइकिल में ये मोशन होता था। लेकिन अभी क्या होगा ना, हर एक साइकिल बाद वो क्या होगा, घटते जाएगा। इसलिए इसको किससे लिख रहे हैं, स्मॉल ए से लिख रहे हैं, जहां स्मॉल ए तुम्हारा क्या होगा, वेयर वेयर स्मॉल ए इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम।
ए कितना होगा, स्मॉल ए की जो वैल्यू है कितने के बराबर है, स्मॉल ए की वैल्यू है ए कैपिटल ए ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m। ठीक है, अब ये देख रहे हो कैसा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो अगर यहां से प्लॉट करोगे एक्स वर्सेस टी का, अगर एक्स वर्सेस टी अब प्लॉट करोगे तो ग्राफ देखना कैसा आएगा, इस तरीके का चलेगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटता चलेगा, जो भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड है घटता चला गया। ये जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है ये ए था, लेकिन अगर आगे वाला एम्पलीट्यूड तुमको चाहिए तो क्या होगा, वो घट जाएगा। कंपेयर करेंगे इससे, सॉरी इधर टी लिख देना, टाइम का भी फंक्शन होगा। ए इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी, क्योंकि अगर टाइम नहीं दिखाओगे ऊपर तो पता ही नहीं चलेगा घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो एम्पलीट्यूड ये है तुम्हारा जो डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से देख लो, या फिर यहां जो ग्राफ प्लॉट करोगे ए वर्सेस टी, स्मॉल ए वर्सेस टी अगर तुम प्लॉट करोगे तो इट विल बी व्हाट, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ए वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो एसएचएम हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी लाया है कोई, एनसीईआरटी है गाना है ही नहीं वो, कोई और लाया है, कोई ना। इसमें तो मॉड्यूल में तुम्हारा सवाल है नहीं, इस पे लाया हो? इसमें यार एसएचएम है, अरे इसमें ग्रेविटेशन तक ही खत्म हो गया, एसएचएम है ही नहीं। ये पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 लाए हो, नहीं तो इसमें ग्रेविटेशन तक खत्म हो गया। रुको मैं देखता हूँ, अगर इसमें क्वेश्चन होगा करवा देंगे, नहीं तो फिर कल क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा वो करवा दूंगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन शायद तुम्हारे, या अपने मन से एक क्वेश्चन दे रहा हूं लिख लो। फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, फाइंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन, ड्यूरिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन, ड्यूरिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन between first cycle and third cycle, between first cycle and third cycle, find ratio of amplitude during damped oscillation during first cycle and third cycle।
कितना b बाई m देखते हैं। ये तुमने निकाला a1/a3। देखते हैं बाकी लोगों को भी ट्राई करने दो। चलो समझते हैं थोड़ा सा क्या करना है। देखो अगर फर्स्ट साइकिल की बात करें जाए, फर्स्ट साइकिल के लिए अगर देखोगे तो टी की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। पहले साइकिल में क्या होगा, जब a1 कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है ना, यहाँ पुट करोगे तो टी की वैल्यू यानी यहां से आएगा a टू दी पावर, ये a इंटू ई टू दी पावर, ये टर्म 0 हो जाएगा। जब t 0 हो गया तो ये सारा का सारा टर्म क्या हो गया, ये 0 ऊपर, तो ये दिखेगा a के बराबर। यानी पहला जो साइकिल जो मैंने ग्राफ ड्रॉ करा था उसमें ये एम्पलीट्यूड क्या था, ए के बराबर, ये एम्पलीट्यूड कितना होगा ए के बराबर। जैसे ही सेकेंड हाफ में जाओगे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इट विल बी, ये तुम्हारा a1 होगा, ये तुम्हारा a2 होगा। तो ये सेकेंड साइकिल का। थर्ड साइकिल में क्या होगा, और भी घट जाएगा, यानी अब कितना हो जाएगा a3। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में तुमको कितना टाइम लगा t, तो इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगेगा, एक और t लगेगा। यहां से यहां जाने में टाइम पीरियड, तो थर्ड साइकिल जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हें कितना लगेगा, यानी थर्ड साइकिल का अगर देखोगे तो थर्ड साइकिल के लिए जो तुम्हारा t होगा इट विल बी 2 ऑफ t। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट साइकिल देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, पूरा साइकिल यहाँ से यहाँ तक का है। तो इस केस में एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। तो ये ए कब मिलेगा, तुम जब यहाँ टी क्या पुट करोगे, पूरे एक साइकिल में। अब एक साइकिल में एम्पलीट्यूड नहीं घटता है, एक साइकिल जो होगा ना उसमें एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। जब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एम्पलीट्यूड घटेगा। फिर ये साइकिल में जितना ऊपर एम्पलीट्यूड उतना ही नीचे एम्पलीट्यूड, फिर अगले साइकिल में क्या होगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। तो तुम्हें जो रेशियो निकालना है किसका किसका निकालना है, ये सारी चीज होगा। सो अगर a3 कैलकुलेट करते हो तो a3 विल बी a टू द पावर माइनस b बाई 2m, और t की जगह क्या रखोगे, 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर तुम्हें a3 की जो वैल्यू है कितनी दिखेगी, a e माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई b डिवाइडेड बाई ओमेगा, यही दिखेगा ना। अब रेशियो ले लो इसका, सो अगर a3 बाई a1 कैलकुलेट करोगे इट विल बी हाउ मच, a e टू द पावर माइनस 2 पाई b डिवाइडेड बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई a। सो वैल्यू कितना आएगा, e 2 पाई b डिवाइडेड बाई ओमेगा, जहां ओमेगा क्या है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। तो अगर सवाल में ये सारी चीजें दी होगी तो एग्जैक्ट वैल्यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो। क्या था, कर लो यार, उसमें क्यों परेशान हो, किसमें टर्म रहेगा, हाँ m लिख लो, मास वाला टर्म रहेगा। क्या क्या, ग्राफ ही मिटा दिया यार। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल से सेकंड साइकिल स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा। जब थर्ड साइकिल स्टार्ट होगा तो कितना टाइम लगेगा, वही बस काम करते हैं।
जब बताते रहते हैं ना तुम, इस शायद कॉपी में देखते रहते हो, जब ये चीज बता रहे होते तो कहाँ देखते रहते हो तुम? कॉपी में। फिर बता के निकल जाते हैं, फिर तुम अपना प्रोसेस शुरू करते हो। टाइम लैग चल रहा है क्या तुम्हारा? जब कुछ बोला जाए ना तो देखते रहो, इधर सुनते रहो और लिखते भी रहो। और अगर उसमें दिक्कत होता है तो जब बोल रहे होते हैं ना, बहुत सारे ज्यादा चीज बोल दिए तो बोल दिया करो सर रुक जाइए लिख रहा है। बोलने से कोई मना थोड़े कर रहा है। अब एक ही चीज बार बार समझाना पड़ता है। क्वेश्चन हो जाएंगे तुम सब मॉड्यूल में, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो मॉड्यूल करना इसका स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ इसमें, फोर्स ऑसिलेशन। अगर कंटिन्यूअसली फोर्स लगा करके रखेंगे फिर वहां से क्या इक्वेशन आएगा वो डिस्कस कर देंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। डाउट होगा अभी पूछ लेना। सर ऐसे